जो स्वागत है आप सभी का भारतीय की पाठशाला में। और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ नए टॉपिक्स लेके आए हैं जो यूनिट फर्स्ट से आपके इंक्लूड करते हैं। एंड इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका ये है कि सिस्टम पॉइंट क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होंगे और उनके नोटेशन क्या होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आपका जो भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होते हैं और उसमें अगर एमएससी आप कर रहे हैं तो ये पॉइंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखें कि थ्योरेटिकल पोर्शन, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में कि थ्योरेटिकल सोचते हैं कि थ्योरी कर लो तो हम जो है नॉर्मल निकल जाएँगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी आप कितनी भी लिख के आ जाइए, वहाँ प्रोफेसर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मैथमेटिकल जाना पड़ेगा, डेरिवेशन में जाना पड़ेगा और क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे। जल्दी ही मैं आपको एक पैटर्न लेके आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो चुका है, और आप देखेंगे उसके अंदर कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो फर्स्ट यूनिट से ये जो पॉइंट होता है जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट का, यहाँ से 101% एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है? और स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। और ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप आगे के आने वाले पूरी यूनिट्स में कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है? इस पूरी बुक का जो कहानी है वो सारी जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट के ऊपर ही होने वाली है। एक क्लास हम पहले भी कर चुके हैं जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट के ऊपर, वहाँ पे आप कुछ चीज़ देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। आज थोड़ा-सा हम इस पे देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? और मोमेंटम एंड फोर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आपने स्टार्टिंग क्लास से करते आ रहे हो, बीएससी भी करी है, 11th और 12th भी की है, तो आपने पढ़ा हुआ एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न क्या होता है? नॉर्मल वे में आप करते आ रहे हो, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा आपने, नॉर्मल वे में आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, है ना? और ऐसे ही आप लोग उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ते हो? वेलोसिटी को पढ़ा था आपने, और उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ा आपने, और उसके बाद फोर्स को पढ़ा आपने, ठीक है? इसके बाद आपने मोमेंटम को भी पढ़ा था एक। तो ये आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लेकिन अभी जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इस कहाँ बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं 3D स्पेस की, ठीक है? तो हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ये है सिस्टम पॉइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, थोड़ा सीखना ज़रूरी है कि क्या होता है, ठीक है? तो फर्स्टली आप ये जान लीजिए कि जो आपका सिस्टम पॉइंट होता है, वो क्या होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप जो वर्क करने वाले हैं, वो 3D के अंदर करने वाले हैं, और 3D जो एक चीज़ आपकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी लाई करती है। जैसे कि ये एक लाई तो ये कर गई है आपकी, 1 मिनट। जैसे एक एक्सिस आपकी ये हो गई इधर की तरफ, और एक आपकी जो है ऐसे चली गई जेड की तरफ, और एक आपकी ऐसे चली गई। ये एक्सिस 3 हो जाती है जिनके आप नाम भी पढ़ते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? और जब इसको आप पढ़ते हो 3 डायमेंशन में जाते हैं तो 3n डायमेंशनली स्पेस बोला जाता है। 3n क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके काउंट होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है सिस्टम पॉइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है? कि जो भी आपका स्पेस होगा उसको जो आपका स्पेस रिफ़र किया जाएगा, जो आपका स्पेस रिफ़र किया जाएगा, वो आपका कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा, ठीक है? कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, वो बात की बात देखेंगे बाद में, ठीक है? अभी फ़िलहाल अगर जनरल में आप बोलते हो, अगर इसकी 1 लाइन, 2 लाइन में परिभाषा लिखना चाहो, डेफ़िनेशन लिखना चाहो, तो इसमें आप लिख सकते हो कैसे कि ए प्रॉब्लम इंक्लूडिंग, बिना n पार्टिकल कुछ होगा ही नहीं, n पार्टिकल, है ना? कैन बी ट्रीटेड एज़, कैन बी ट्रीटेड एज़ वन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, वन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, यानी कि आपको जो भी पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उन सबको आपको एक पार्टिकल मान के काम करना है, और वो मूविंग करेंगे आपके 3n डायमेंशन स्पेस में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है सिस्टम पॉइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में पढ़ने से पहले, है ना? देखिए कुछ बच्चे ऐसे हो सकता है कि बीएससी भी हिंदी मीडियम से की होगी, है ना? और 12th का बैकग्राउंड भी जो है आपका हिंदी मीडियम का होगा, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा टाइम लगता होगा चीज़ों को ग्रैब करने में। तो इस क्लास की एक फ़ायदा ये होने वाला है कि इसमें आपको बिल्कुल हिंदी टच दिया जाएगा, जो कि आप हिंदी में वर्ड जानते हैं, है ना? वो आपको बताया जाएगा हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं या क्या हमने पढ़ा था, है ना? तो ये प्रॉब्लम आप अपने माइंड से निकाल दें, अगर आप अंग्रेज़ी में आ चुके हैं तो आपको लिखना इंग्लिश में ही है। लेकिन इतना हो सकता है कि जो वर्ड आपको हिंदी में आप जानते हैं लेकिन इंग्लिश में पढ़ने नहीं आ रहे हैं, उनकी हेल्प ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है? तो जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपना, वो पॉइंट है आपका जनरलाइज़्ड कोऑर्डिनेट एंड नोटेशंस। तो जनरलाइज़्ड कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे किसको? डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, मोमेंटम को और फोर्स को। तो इसमें जो हमारी नई हेडिंग होने वाली है, वो आप याद रखेंगे जनरलाइज़्ड कोऑर्डिनेट एंड नोटेशन में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जनरलाइज़्ड कोऑर्डिनेट्स एंड नोटेशन। सारा काम इसका नोटेशंस का है ना? नोटेशंस में ही सारी कहानी खत्म हो जानी है, इसकी भी, आगे की भी, सबकी, ठीक है?
तो इसमें हम अगर एक नंबर में लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं वी विल नाउ डेवलप द यूजुअल नोटेशन, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए करेंगे? फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए निकालेंगे, एंड आपका एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे, और मोमेंटम के लिए निकालेंगे, और आपका फोर्स के लिए निकालेंगे, और एंड द एंड आपका हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इसको काउंट करेंगे, निकालेंगे। इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में निकालेंगे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है भैया। तो अभी हिंदी वाले मीडियम वाले पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम को क्रिएट करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो क्यों करने वाले? क्योंकि इसकी जो हम हेल्प लेंगे, इसकी जो आवश्यकता पड़ेगी वो हमें बेटा लैग्रांजियन की इक्वेशन निकालने में पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पूरी बुक के अंदर आप देखेंगे तो इसी का टच मिलेगा लैग्रांजियन का ही। एक लैग्रांजियन है, एक हैमिल्टनियन हो जाता है। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये आपको भली-भांति पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर जनरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जनरलाइज्ड का, तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि आपने एन पार्टिकल क्या करने हैं? कंसीडर करने हैं। ठीक है, ये तो आप लिख सकते हो, लेट विद एन पार्टिकल कंसीडर्स। तो डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? एक कार्टेशियन कांस्टेंट होता है, आप लिख सकते हो उसके अंदर पूरा कि लेट अस कंसीडर a small displacement of an n particle, system defined by change। एक स्मॉल चेंज होगा जिसको हम स्मॉल यानी कि डेल से दिखाते हैं, और आर ये स्मॉल चेंज है। ये किस में होता है? इन कार्टेशियन सिस्टम में होता है। कार्टेशियन का मतलब समझाएंगे अभी, कार्टेशियन सिस्टम में होता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये दो प्रकार के होते हैं आपके, एक कार्टेशियन होते हैं, पोलर होते हैं। तो कार्टेशियन में जब बात करते हैं ना तो एक्स वाई जेड की करते हैं, पोलर में जब बात करते हैं तो थीटा फाई इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आर आई है, और इसमें जो आपकी आई की वैल्यू रहने वाली है 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके डैश डैश एन तक रहने वाली है, और विद टाइम टी के साथ फिक्स हो जाता है, टाइम टी के साथ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में? तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में हम नॉर्मली एक चीज लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो इक्वेशन आपकी आएगी आर आई इज इक्वल टू, जो हमारा आर फंक्शन होगा, ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आया, जो आर फंक्शन होगा हमारा, वो Q1 पार्टिकल का, Q2 पार्टिकल का, डैश 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 Q3n पार्टिकल का होगा, और साथ में टाइम चलता रहेगा, टाइम के साथ होगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है। अब अगर सिंपल फॉर्म में जाए तो डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या था? अगर आपने क्लास 12th या बीएससी में पढ़ा हुआ है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट सीधा जो आर था आपका, वो एक्स वाई जेड में पढ़ा था आपने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इसमें पढ़ा था, है ना? ऐसे ही इसमें ये है, इतनी बात समझ में आती है ना? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब दूसरी बात जो हमारी आगे चल जाती है वेलोसिटी की। अब मुझे बताओ वेलोसिटी, अच्छा अगर थोड़ा सा इसको और शॉर्ट वे में लिखना चाहें भाई, शॉर्ट वे में इन द सेंस कि इसको पूरा समेशन करना है, तो पूरा समेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे, एक मिनट, पूरा समेशन करने के लिए हम लिख देंगे इसके अंदर, जैसे कि जो जनरल डिस्प्लेसमेंट है डेल सिग्मा आर आई समेशन हो गया। आई की वैल्यू आप जो है इसमें 1 से लेके 3n पार्टिकल तक जाएंगे, और इसका जो हम लिखेंगे इस टॉप में लिख देते हैं क्यू आई और डेल क्यू आई, और यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ये आपने ध्यान रखनी है बस। ये कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, वो जरा समझिए। इसी चीज़ को समझना है आपको कि कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ पे जे मान लीजिए की वैल्यू 1 टू लेके n तक है। ठीक है, यहाँ पे जे है, तो कैसे लिखा जाता है? तो इसके लिए आपको बड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है अर्लियर थ्योरम, अर्लियर थ्योरम, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है, जितने भी सब पार्शियल डिफरेंशिएबल होते हैं, यानी कि ऑल आपके पार्शियल डिफरेंशियल होंगे। पार्शियल का मतलब पार्शियलिटी कर रहे हैं, जिसका पूछता है जिस रेस्पेक्ट में उसी का करता है ना? डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो कैसे लिखते हैं? यदि x कोई फंक्शन है आपका, और वो x फंक्शन डिपेंड करता है x1, x2 और x3 पर, है ना? तो हम इसका अगर डिफरेंशिएट करें तो dx लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा dx, पहले x1 के रेस्पेक्ट में डेल x1 और यहाँ पे dx1, फिर लिखा जाएगा डेल x2, यहाँ पे डेल x2 और dx2। ठीक है, सॉरी यहाँ x2 नहीं आएगा, x का देना, ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं डेल x का, और यहाँ पे कर रहे हैं डेल x3 के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे dx3। इस तरीके से इसको हम समेशन में लिख देते हैं, कैसे कि j की वैल्यू 1 हो जाती है 3n पार्टिकल, है ना? और ये बन जाता है आपका डेल x, x मतलब कैपिटल वाला जो फंक्शन था हमारा, और डेल xj और dxj, इस फॉर्म में लिखा गया, इसी फॉर्म में हमने इसको लिखा है, देख लो चाहे आप।
ठीक है भाई। आर फंक्शन किसका था हमारा, आर जो फंक्शन था हमारा किसका था, Q1 Q2 Q3 का था, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये रहा फंक्शन में। ओके, तो ये अर्लियर थ्योरम की बात आती है। अब हम सब चीज़ों को इसी फॉर्म में लिखेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। आई होप दैट कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि हमें पता लग चुका है जनरल डिस्प्लेसमेंट का, तो ऐसे ही हम एक चीज़ और नई चीज़ बताएंगे जिसका नाम होगा जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे जनरलाइज वेलोसिटी। अब जरा मुझे एक चीज़ बताइए आप कि वेलोसिटी को हम स्टार्टिंग से किस चीज़ से फाइंड करते आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से। तो जनरलाइज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो हमने क्या लिखा अभी, वी नो दैट आर आई जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होता है, ये फंक्शन है Q1 का, Q2 का, डैश 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 Q3n का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको लिखा इन द फॉर्म यूजिंग द अर्लियर थ्योरम, कि जो हम इसका डेल आर करें तो ये बन जाता है समेशन जे की वैल्यू 1 और 3n, और ये डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे, और क्यू जे का यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा जाता है। अब मुझे बताओ आपने क्या करना है। अब आपने वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है, वेलोसिटी जो आपकी होती है वो डेल आर अपॉन में डेल टी होती है। ये तो पता है ना, पता है ना भाई, पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं इस पूरे का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी मिल जानी है, नहीं मिल जानी है। तो मैं बताओ मुझे, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको कि जो मेरा डेल आर डी आर आई लिख दिया मैंने, है ना, और डी आर आई को हम बाय द अर्लियर थ्योरम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जे की वैल्यू 1 3n डेल स्मॉल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे डी क्यू जे प्लस में, है ना, जो आपका R1 है उसको हम लिख सकते हैं डेल R1 अपॉन में डेल टी के रेस्पेक्ट में, तो टाइम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। है ना। अब क्या करें हम, टाइम डेल टी से कर दो डिवाइड, डिवाइड करने पर तो डिवाइड कर देंगे, डेल आई आई अपॉन में डेल टी बन जाना है। तो इस सब टाइम से डिवाइड हो जाना है ना, सब टाइम से डिवाइड। तो क्या बन जाना है, तो ये बन जाना है समेशन जे इज इक्वल टू 1 3n डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे क्यू, ये देखो डेल क्यू अपॉन डेल टी बनेगा, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी कर देंगे इसको, इसलिए डेल डी क्यू अपॉन में डी टी कर देंगे, ऐसे ही इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा 1, यानी कि डेल आर 1 अपॉन में डेल टी बन जाएगा, टी सीरीज कट जाएगा। तो एक चीज़ का यहाँ पे नोट करना है, बस नोट डाउन करना है, नोट डाउन ये करना है कि डेल आर अपॉन डेल टी को मैं लिख सकता हूँ आर डॉट। ठीक है, ऐसे ही डेल क्यू अपॉन डेल टी को लिखूंगा मैं क्यू डॉट। तो जब भी ये ऊपर डॉट लगा मिले इसका मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस डॉट का मतलब ही क्या है, ऊपर नोटेशन के विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट। ठीक है, जिस प्रकार हमारी इक्वेशन बन के आई आर डॉट इज इक्वल टू समेशन जे की वैल्यू 1 टू लेके 3n, और ये बन गई डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे, और क्यू डॉट जे बन जाना है। और ये डेल आर वन को आप आर वन को आर डॉट भी लिख सकते हो, तो ये आपका आ जाता है। तो आर डॉट आपका क्या हो गया भाई, आर डॉट आपका यही तो हुआ जनरलाइज वेलोसिटी। तो ये क्या है, दिस इज द जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा एक बात और बताऊं, यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वहाँ क्या करना है ना, तो जहाँ पे 3n आ रहा है यहाँ पे हम f का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि ये इन द फॉर्म ऑफ DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो समेशन j की वैल्यू 1 से लेके f तक डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे क्यू डॉट जे प्लस में आर डॉट 1। तो ऐसे भी आप इसको आ जाएगा, ऐसे भी इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, ये है आपका जनरलाइज क्या, वेलोसिटी। आई होप दैट कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी सारी की सारी। ठीक है, अब देखिए आगे आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, आगे आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है, ऐसे ही आपने इसको निकालना है। कैसे निकालना है, ऐसे ही आपने जो है अब की बार वेलोसिटी को कर देना है टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा जनरलाइज एक्सलेशन, इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी, हमारा आर डॉट निकला, तो ये क्या बन जाएगा आर डबल डॉट बन जाना है। फिर जनरली मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी होता है। तो यहाँ पर वी डॉट, यहाँ पे जो है ना आपका वी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे वी की जगह आपका एम आर डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो पी निकल जाएगा। और अगर जनरलाइज फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा एम इंटू ए होता है, क्योंकि ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है डेल आर स्क्वायर अपॉन में डेल टी स्क्वायर। इसको हम इन द जनरलाइज फॉर्म में आर डॉट डॉट लिख सकते हैं, यानी कि आर डॉट का डबल डिफ्रेंसिएशन करना है तो जनरलाइज फोर्स आ जाएगा। आई होप दैट कि आपको इतना समझ में आ गया होगा भाई। और देखो मेरी बात सुनो, जितने भी बच्चे नए नए आते हैं तो स्टार्टिंग से टफ लगती हैं, और टफ होती भी है, मैं ये नहीं कहता कि टफ नहीं होती है। थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है भाई, लेकिन इन चीज़ों को समझ लो कैसे कैसे होती हैं। मैं कह रहा हूँ लाइफ टाइम काम आएंगी ये, और जो भी अगर नेट के लिए जाना चाहता है, कुछ इधर उधर जाना चाहता है गेट वेट के लिए, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इसी से क्वेश्चन जनरेट होते हैं भाई। ठीक है, तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई है और हमसे बैच लेना चाहता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
नंबर होगा 8287767574। ठीक है, इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एमएससी के बैच के लिए, जहाँ पे हम ऑल पॉइंट पे ध्यान देंगे, सब चीज़ों को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो स्वागत है आप सभी का भारतीय की पाठशाला में। और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ नए टॉपिक्स लेके आए हैं जो यूनिट फर्स्ट से आपके इंक्लूड करते हैं। एंड इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका ये है कि सिस्टम पॉइंट क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होंगे और उनके नोटेशन क्या होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आपका जो भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होते हैं और उसमें अगर एमएससी आप कर रहे हैं तो ये पॉइंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखें कि थ्योरेटिकल पोर्शन, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में कि थ्योरेटिकल सोचते हैं कि थ्योरी कर लो तो हम जो है नॉर्मल निकल जाएंगे, तो थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी आप कितनी भी लिख के आ जाइए वहाँ प्रोफेसर को फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैथमेटिकल जाना पड़ेगा, डेरिवेशन में जाना पड़ेगा, और क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे। जल्दी ही मैं आपको एक पैटर्न लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुका है, और आप देखेंगे उसके अंदर कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो फर्स्ट यूनिट से ये जो पॉइंट होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता ही आता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। और ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप आगे के आने वाले पूरी यूनिट्स में कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, इस पूरी बुक का जो कहानी है वो सारी जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर ही होने वाली है। एक क्लास हम पहले भी कर चुके हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर, वहाँ पे आप कुछ चीज़ देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। आज थोड़ा-सा हम इस पे देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? और मोमेंटम एंड फोर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आपने स्टार्टिंग क्लास से करते आ रहे हो, बीएससी भी करी है, 11th और 12th भी की है, तो आपने पढ़ा हुआ एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न क्या होता है? नॉर्मल वे में आप करते आ रहे हो, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा आपने, नॉर्मल वे में आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, है ना? और ऐसे ही आप लोग उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ते हो? वेलोसिटी को पढ़ा था आपने, और उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ा आपने, और उसके बाद फोर्स को पढ़ा आपने, ठीक है? इसके बाद आपने मोमेंटम को भी पढ़ा था एक। तो ये आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लेकिन अभी जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं 3D स्पेस की, ठीक है? तो हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ये है सिस्टम पॉइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, थोड़ा सीखना ज़रूरी है कि क्या होता है, ठीक है? तो फर्स्टली आप ये जान लीजिए कि जो आपका सिस्टम पॉइंट होता है, वो क्या होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप जो वर्क करने वाले हैं, वो 3D के अंदर करने वाले हैं, और 3D जो एक्सिस आपकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी लाई करती है। जैसे कि ये एक लाई तो ये कर गई आपकी, 1 मिनट। जैसे एक एक्सिस आपकी ये हो गई इधर की तरफ, और एक आपकी जो है ऐसे चली गई जेड की तरफ, और एक आपकी ऐसे चली गई। ये एक्सिस 3 हो जाती है जिनके आप नाम भी पढ़ते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? और जब इसको आप पढ़ते हो 3 डायमेंशन में जाते हैं तो 3n डायमेंशनली स्पेस बोला जाता है। 3n क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके काउंट होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है सिस्टम पॉइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है? कि जो भी आपका स्पेस होगा उसको जो आपका स्पेस रिफ़र किया जाएगा, जो आपका स्पेस रिफ़र किया जाएगा वो आपका कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा, ठीक है? कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, वो बात की बात देखेंगे बाद में, ठीक है? अभी फ़िलहाल अगर जनरल में आप बोलते हो, अगर इसकी 1 लाइन, 2 लाइन में परिभाषा लिखना चाहो, डेफ़िनेशन लिखना चाहो, तो इसमें आप लिख सकते हो कैसे कि ए प्रॉब्लम इंक्लूडिंग, बिना n पार्टिकल कुछ होगा ही नहीं, n पार्टिकल, है ना? कैन बी ट्रीटेड एज़ वन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। वन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, यानी कि आपको जो भी पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उन सबको आपको एक पार्टिकल मान के काम करना है, और वो मूविंग करेंगे आपके 3n डायमेंशन स्पेस में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है सिस्टम पॉइंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में पढ़ने से पहले, है ना? देखिए कुछ बच्चे ऐसे